नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज आपकी इस परीक्षा के लिए एक जो अपने आप में है बहुत बड़ा, लेकिन पूछा जाता है आपकी हर बार परीक्षा में एक या दो प्रश्न जो ऐसे समाहित कर लिए जाते हैं। क्या एक बिंदु आता है रचना एवं रचनाकार। रचना एवं रचनाकार, आज हम इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। क्लियर दोस्तों? अब यह रचना एवं रचनाकार जो है, यह वास्तविकता देखी जाए तो हिंदी साहित्य का टॉपिक है। किसका बिंदु है भाई? यह हिंदी साहित्य का बिंदु है, लेकिन हम इसे व्याकरण की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। किसमें पढ़ रहे हैं? हिंदी व्याकरण के ज्ञान के आधार पर इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य के रचनाएं और रचनाकारों का अगर हम जिक्र करें तो दोस्तों, हिंदी में असंख्य की संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में रचनाएं हैं और हजारों लाखों की संख्या में ही क्या है? रचनाकार हैं। सर, क्या हमें इतने सारे याद करने पड़ेंगे? दोस्तों, यदि साहित्य पढ़ोगे तो इतने ही याद करने पड़ेंगे, लेकिन यदि सब्जेक्टिव की बात की जाए, सब्जेक्टिव की बात की जाए, जैसा कि इस परीक्षा में आपके प्रश्न आते रहे हैं और पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावनाएं हैं, केवल 1 से 2 प्रश्न ऐसे आते हैं जो रचनाएं और रचनाकार से संबंधित होते हैं कि कौन सी रचना किसकी है या किसकी रचना कौन सी है। ठीक है, तो इस जानकारी के लिए हमें एक मोटा मोटा खाका, एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। किसका? हिंदी साहित्य का। विषयगत नहीं पढ़ रहे हैं, अगर विषयगत पढ़ा जाए तो हिंदी साहित्य अपने आप में लगभग 200 घंटे का टॉपिक है दोस्तों, लगभग 200 घंटे का बिंदु है। और हमें इस 200 घंटे की संपूर्ण वार्ता में से वो चीज़ उठानी है जो हमारे 30 मिनट के पेपर में पूछी जाती हैं, 1 घंटे के पेपर में पूछी जाती हैं, 2 घंटे के पेपर में पूछी जाती है। अर्थात थ्योरी से हमें कोई मतलब नहीं, विशेषताओं से हमें कोई मतलब नहीं, लक्षणों से हमें कोई मतलब नहीं, उदाहरणों से हमें कोई मतलब नहीं। हमें पता करना है कि लेखक कौन है, लिखा क्या है, कवि कौन है, कविता क्या है। बस ये चीज़ें हमें दोस्तों ध्यान में लेनी है, महत्वपूर्ण से। लेकिन इसके लिए हम जो शुरुआत कर रहे हैं वह हिंदी साहित्य के इतिहास के आरंभ से करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास की बात कर रहे हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में दोस्तों, आपको पता है कुछ परंपराएं रही हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की क्या रही है दोस्तों? परंपरा रही है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन कुछ परंपराओं और पद्धतियों पर आधारित रहा है। सबसे पहले आता है दोस्तों कौन सा? वर्णानुक्रमी पद्धति। कौन सी पद्धति आई दोस्तों? वर्णानुक्रमी पद्धति। अर्थात वर्णों के अनुक्रम के अनुसार कवियों की लिस्ट बना ली गई थी। वर्णानुक्रम कैसे होता है? मान लीजिए जैसे कि ए नाम से शुरू होने वाले कवि, कवि अंगद जैसे पहले कवि हो गए। कवि अंगद जैसे पहले कवि हो गए। कहने का मतलब ए वाले पहले नाम पर आ जाएंगे। उसके बाद ऐसे इतिहास लेखन लिखे गए हैं, हिंदी में ऐसे इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं जिसमें रचनाएं और रचनाकारों का संकलन ऐसे किया है कि पहले ए नाम से शुरू होने वाले कवि और उनकी रचनाएं, फिर आ के नाम से शुरू होने वाले कवि, फिर उनकी रचनाएं, फिर ई के नाम से शुरू होने वाले कवि या लेखक और उनकी रचनाएं। यहाँ पर कवि, कवियत्री, लेखक और लेखिका सभी से मेरा आशय है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में आई थी आपके दोस्तों जो दूसरी पद्धति जिसको हम कह सकते हैं, वह आई थी आपके कालानुक्रमी पद्धति। कौन सी आई थी? कालानुक्रमी पद्धति। अर्थात समय के अनुसार, कवियों के जन्म के अनुसार, कवियों के कालक्रम, कौन सा कवि किस समय रहा, कौन से कवि का जन्म कौन सा समय रहा, कौन से कवि का कार्य क्षेत्र कौन से समय में रहा, इस आधार पर अर्थात टाइम के अनुसार, जैसे हम कह सकते हैं डीओबी के अनुसार हैं दोस्तों, डीओबी के अनुसार भी क्या लिखे गए? इतिहास ग्रंथ लिखे गए, इतिहास ग्रंथ लिखे गए। उसके बाद जो आ रही थी तीसरी जो आपकी पद्धति आई थी दोस्तों, वह आई थी आपके कौन सी? जिसको हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण पद्धति कहा गया था। बिल्कुल महत्वपूर्ण पद्धति कहा गया, जिसको हम रामचंद्र शुक्ल की पद्धति भी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पद्धति।
वर्णानुक्रमिक पद्धति क्या होती है? जिसमें वर्ण के क्रम के अनुसार, वर्णों के अनुसार क्या है, इतिहास ग्रंथ लिखे जाते हैं। गारसा द तासी कौन है दोस्तों? गारसा द तासी द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा? द इस्तवार ल लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, द लिस्तवार द एंदुई हिंदुस्तानी, अर्थात गारसा द तासी की जो रचना है, गारसा द तासी की जो रचना है वह इसी तरीके की रचना है। उसके बाद कालानुक्रमिक पद्धति की हम बात करें तो दोस्तों कालानुक्रमिक पद्धति अर्थात कवियों के जीवन क्रम को आधार बना करके क्या लिखी जाती हैं? कवियों का लेखन या इतिहास ग्रंथ लिखे गए, और इसमें आपके नाम आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन का। किसका नाम आता है दोस्तों? जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय आते हैं। कौन आते हैं दोस्तों? ग्रियर्सन महोदय, ग्रियर्सन महोदय। उसके बाद जो रामचंद्र शुक्ल की पद्धति है जिसे कहा गया विधेयवादी पद्धति। कौन सी पद्धति कहा गया? विधेयवादी पद्धति, विधेयवादी अर्थात वेन तेन रणय महोदय द्वारा पद्धति दी गई थी, वह कौन सी थी? आपके विधेयवादी प्रवृत्ति, जिसे हम व्यवस्थित एक इतिहास ग्रंथ में भी गिना करते हैं। उसके बाद में आई थी आपके गणपति चंद्रगुप्त की। किसकी आई दोस्तों? गणपति चंद्रगुप्त ने। और गणपति चंद्रगुप्त ने जो पद्धति दी वह कौन सी थी? आपकी वैज्ञानिक पद्धति। कौन सी थी दोस्तों? वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति पर इतिहास ग्रंथ लिखे गए। लेकिन ये जो सभी इतिहास ग्रंथ लिखे गए, इन सब में एक बहुत महत्वपूर्ण बात मानी गई, जैसा कि हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य के विकास क्रम के अनुसार कि हिंदी का आरंभ है दोस्तों, हिंदी का आरंभ जो है वह अपभ्रंश से हुआ। हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ। तो हिंदी का विकास जो अपभ्रंश से हुआ, समय होता है दोस्तों आपका 1000 ईस्वी। इसे अधिकतर इतिहास ग्रंथों में लिखा गया है 1050 विक्रम संवत। क्या लिखा गया है? 1050 विक्रम संवत से हिंदी का विकास 1050 विक्रम संवत। यह समय जो है, यह तिथि जो है वह महत्वपूर्ण है हिंदी के विकास के लिए। हिंदी का विकास कब हुआ था? हिंदी का विकास कब से आरंभ हुआ? तो हिंदी का विकास हुआ 1050 विक्रम संवत से। तो हिंदी का विकास जो 1050 विक्रम संवत से आज तक की हम बात करेंगे। हिंदी का विकास 1050 से जो आज तक हुआ, इसमें कितने चरण आए, किस किस तरीके के सोपानों का गठन हुआ, कौन कौन से सोपान गठित हुए और हिंदी ने अपना विकास प्राप्त किया दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हिंदी का हम क्या करेंगे? काल विभाजन। क्या करेंगे? काल विभाजन। और काल विभाजन किसका करेंगे दोस्तों? हम करेंगे 1050 से आज तक का। 1050 से आज तक का, 1050 से आज तक का काल विभाजन करते हैं दोस्तों, आज तक का अर्थात अद्यतन। तो 1050 से आज तक के इस समग्र इतिहास को हम 4 भागों में बांट लेंगे। कितने भागों में बांटेंगे दोस्तों? 4 भागों में बांट लेंगे। 4 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला आरंभिक काल या जिसे कहा जाता है आदिकाल, ठीक है। उसके बाद में आदि का मतलब आरंभिक काल। उसके बाद में आता है पूर्व मध्यकाल, तत्पश्चात उत्तर मध्यकाल और उसके बाद में है आधुनिक काल। लिखना है साथ में क्या? सबसे पहला कौन सा है दोस्तों? आरंभिक। सबसे पहला कौन सा है दोस्तों? आरंभिक काल, ठीक है। आरंभिक काल। इस आरंभिक काल का हमें दूसरा नाम जो मिलता है वह मिलता है दोस्तों वीर गाथा काल। क्या मिलता है? वीर गाथा काल। वीर गाथा काल, इसे कई यह भी कहते हैं कि अपभ्रंश काल है। कौन सा कहते हैं? अपभ्रंश काल। लेकिन दोस्तों ये केवल ही अपभ्रंश नहीं था, इसमें लोक भाषा के साहित्य भी लिखे गए हैं। इसमें अमीर खुसरो जैसे खुसरो की पहेलियां हैं, अमीर खुसरो हैं, खुसरो की पहेलियां, वो लोक भाषा से मनोरंजन काव्य भी इसमें लिखे गए थे दोस्तों। तो सबसे पहला कौन सा हुआ? आरंभिक काल या वीरगाथा काल या अपभ्रंश काल। समय पूछे तो 1050 से लेकर के 1375 तक, 1050 से 1375 विक्रम संवत तक आपका कौन सा समय है? आरंभिक काल का समय माना गया। नंबर 2 पे आता है दोस्तों आपका पूर्व मध्यकाल, अर्थात मध्यकाल के पूर्व का समय, मध्यकाल का पूर्व का समय, जिसे दूसरा नाम दिया गया दोस्तों भक्ति काल का।
जिसे दूसरा नाम क्या दिया गया, भक्ति काल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया दोस्तों, भक्ति काल। अर्थात वीरगाथा काल का मतलब तो यह हुआ कि आरंभ में समय कौन सा है, 1050 से विक्रम संवत। इसको जरा ईस्वी में कन्वर्ट करो, ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है 57 साल पहले चले जाएगा। विक्रम संवत और ईस्वी सन में क्या अंतर होता है, 57 वर्ष का अंतर होता है। कितना होता है, 57 वर्ष का अंतर होता है। जैसे मैं कहूं कि आज 2000 चल रही है, आज कौन सी वर्ष चल रही है, 2000 चल रही है, तो विक्रम संवत कौन सी होगी, तो 2057 होगी। विक्रम संवत कौन सी होगी दोस्तों, 2057 होगी। अर्थात ईस्वी सन विक्रम संवत से 2000 साल, वो सॉरी 57 साल क्या है, बाद में शुरू हुई थी। विक्रम संवत पहले आरंभ हो गई थी, तो 57 सालों का इनमें क्या है, अंतर है दोस्तों। अब इसमें से हम 57 साल हटा देते हैं 1050 में से, तो लगभग समय जो आता है वह आता है आपका 993 ईस्वी। कौन सा आता है दोस्तों, 993 ईस्वी। और 1375 में से भी अगर आप 57 साल घटा दोगे तो लगभग आपका आ रहा है 1300 का समय। कौन सा आ रहा है दोस्तों, 1300 का समय। एग्जैक्ट फिगर हम घटा करके लिखना चाहें तो आप 1318 17 तक के लिख सकते हो, लेकिन इसमें माना जाता है 1300 ईस्वी लगभग तक, 1300 ईस्वी लगभग तक। ठीक है, अब इस समय की हम बात करें तो इतिहास में चलो एक बार जरा इतिहास में देखते हैं कि इतिहास प्रसिद्ध चाहे आपके विदेशी आक्रमण रहे हों, इस्लामी आक्रमण रहे हो, मोहम्मद गोरी रहा हो, अलाउद्दीन खिलजी रहा हो, तराइन के युद्ध रहे हो, चित्तौड़ का साका रहा हो, अनेक प्रकार के इतिहास प्रसिद्ध जो हल्दी घाटी है, सब के सब, हल्दी घाटी महाराणा प्रताप को छोड़ो तो ये सारे के सारे जो पूर्व अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, मुस्लिम आक्रमण, तुर्क आक्रमण, ये विदेशी आक्रांतताओं की हम बात करें तो वो सारे के सारे इसी आदिकाल में हुए थे। अब आदिकाल में अगर इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं और पहले के ज़माने में जो कवि हुआ करते थे कि साहब हम बात करते हैं वर्तमान में, वर्तमान सरकार के अधीन हम नहीं अधीन रह रहे हैं, वर्तमान सरकार के हम खिलाफ लिखेंगे तो जाहिर सी बात है जैसे कि यहाँ राजा का शासन हो, राजतंत्र हो, तो राजा के विरुद्ध लिखने पर हमें सजा मिलेगी। तो पहले के कवि भी क्या सोचते थे, अपने आश्रयदाता अर्थात जो उनको खाना रहना सुविधाएं दे रहा था उस राजा की बड़ाई में कविता लिखा करते थे ताकि राजा जी प्रसन्न हो जाएं और पुरस्कार या भेंट हमें प्राप्त हो जाएं। तो वे उनकी झूठी साची वीरता लिख रहे हैं, उनकी वीरता के किस्से लिखा करते हैं। और दोस्तों इसीलिए इसका नाम क्या था, वीरगाथा काल था। पर हम देखते हैं कि 1300 तक आते आते समग्र भारत पर इस्लाम आक्रमण हो गया, विदेशी आक्रमण हो गया। कवि जैसे हम पढ़ते हैं आधुनिक काल में हम पढ़ेंगे जैसे 1857 की क्रांति होती है, तो 1857 की क्रांति हुई या स्वाधीनता संग्राम के जितने भी आंदोलन हुए उस समय जो क्रांतिकारी नेता थे वो तो भारत देश में अपना कर्तव्य निभा ही रहे थे, जनता को स्वाधीनता के लिए जागरूक कर ही रहे थे। साथ साथ न्यूज़पेपर वालों ने, किताबों वालों ने, कवियों ने, लेखकों ने भी अपना एक कर्तव्य समझा कि वे जनता को जागृत करें। ठीक उसी प्रकार से जब भारत पर या हम कहें संपूर्ण प्रदेशों पर मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे तो जो कवि अपने ठाकुर राजाओं या राजपूत राजाओं के अधीन उनके आश्रय में उनकी बड़ाई की कविताएं लिख रहे थे, अब उनका धर्म परिवर्तन कराने की स्थिति पैदा हो गई। दोस्तों धर्म परिवर्तन कराने की स्थिति पैदा हो गई तो कवियों ने सोचा कि अब हमारा भगवान ही मालिक है। बहुत बार नहीं कहते क्या, विपत्ति आठ पढ़ने पर ईश्वर क्या करते हैं, दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो जब कवि के ऊपर परेशानी आ गई कि तू इतने दिन तक तो राजपूत की बड़ाई कर रहा था, आज से मुस्लिम राजा की बड़ाई कर, नहीं तो तू गया काम से, तो दोस्तों जाहिर सी बात है वो जीवित नहीं रह पाएगा। तो उसने अपने प्राणों की रक्षा के लिए अपने इष्ट को ही, अपने भगवान को ही अपना राजा मान लिया और वह वीरगाथा से किसकी तरफ मुड़ जाता है, भक्ति की तरफ मुड़ जाता है। और इस प्रकार से आपके भक्ति काल का क्या होता है, विकास होता है, जिसका समय माना जाता है 1375 से 1700, जिसका समय माना जाता है दोस्तों 1375 से 1700। क्लियर। फिर भक्ति काल की बाद में हम बात करें तो आपके आता है कौन सा अगला, जिसको हम कहते हैं उत्तर मध्य काल। अगला काल कौन सा आता है दोस्तों, उत्तर मध्य काल, हिंदी साहित्य के इतिहास का तीसरा काल, जिसे कहा जाता है क्या दोस्तों, उत्तर मध्य काल। और उत्तर मध्य काल में हम दूसरा नाम देना चाहें तो इसे कहा गया था रीति काल।
इसे क्या कहा गया दोस्तों? रीतिकाल कहा गया। और रीतिकाल का जो समय होता है वह होता है 1700 से लेकर के 1900 तक का। 1700 से 1900 तक के समय को हम रीतिकाल के नाम से जानते हैं। अब ये रीतिकाल क्या है, इसकी भी एक भूमिका समझो। कवियों ने भक्तियां आरंभ कर दी, भक्ति करते रहे और भक्ति, भगवान की भक्ति में बहुत सारी रचनाएं लिखी गई। अभी हम इनकी एक एक की बात करेंगे, क्योंकि रचनाएं और रचनाकार जो हम पढ़ेंगे वो इन चारों कालों के पढ़ेंगे अलग अलग तरीके से। कुछ समझ में आ रहा है? मैंने क्या कहा, हिंदी को हम 1050 से जब हिंदी आरंभ हुई तब से लेकर आज तक को पढ़ना है। तब से लेकर आज तक जितनी भी रचनाएं लिख दी गई उन सब के रचनाएं और उन सब के रचनाकारों के नाम हमें जानने हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक निश्चित क्रम के लिए इनको बांट लेते हैं, काल विभाजन कर लेते हैं कि पहले हम आदिकाल की रचनाएं पढ़ लेंगे, फिर हम भक्ति काल की रचनाएं पढ़ लेंगे, फिर हम रीतिकाल की केशव बिहारी चिंतामणि इनको पढ़ेंगे, फिर हम आपके आधुनिक काल को पढ़ेंगे जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र है, द्विवेदी है, जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, सुमित्रानंदन पंत है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ठाकुर जगमोहन सिंह है, अंबिका दत्त व्यास है। आपके आधुनिक काल के अंदर हम और चलेंगे तो जैसे तार सप्तक के कवि हीरानंद वात्स्यायन अगेय हैं, रामचंद्र शुक्ल, इन सबको हमें पढ़ना है। तो एक निश्चित क्रम रहेगा तो आपके लिए समझने में भी आसानी रहेगी, याद करने में भी आसानी रहेगी और परीक्षा के प्रश्नों का उत्तर देना तो बहुत आसान हो ही जाएगा दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे कि रीतिकाल क्या हुआ है। जब भक्ति काल में भक्ति संबंधी कविताएं लिखी गई तो रीतिकाल आते आते अर्थात लगभग 1700 विक्रम संवत के आते आते एक परंपरा ने जन्म लिया कि कविता लिखने के नियम होने चाहिए, कविताओं के कोई निश्चित लक्षण और उदाहरण बनने चाहिए। तो निश्चित लक्षणों और उदाहरणों में बंधकर जो कविताएं लिखने की जो परंपरा शुरू हुई, रीतिकाल कहा गया। रीति का मतलब तरीका, रीति का मतलब क्या कहते हैं दोस्तों, तरीके की कविताएं लिखी गई, तरीके से कविताएं लिखना आरंभ हो गया। अब कुछ कवि ऐसे थे जो उस तरीके में बंधकर कविताएं लिख रहे थे जिनको रीतिबद्ध कविता कहा गया। कई ऐसे थे जो तरीके में बंधकर कविता तो दे रहे थे लेकिन केवल उदाहरणों की बातें कर रहे थे, उनको रीति सिद्ध कवि कहा गया है। और कुछ ऐसे कवि थे जो न तो बंध करके लिखते और न ही आपके उदाहरणों से कविताएं देते। जैसे एकमात्र कवि का नाम आता है रीतिकाल में हम पढ़ते हैं, कवि बिहारी, सवाई जयसिंह के दरबारी कवि बिहारी। उन्होंने रीति मुक्त लिखा है कि मेरे ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता, मैं मेरी मर्जी के काव्य को लिखूंगा, न तो मैं लक्षणों को मानूंगा, न उदाहरणों को मानूंगा, न नियमों को मानूंगा। तो न तो वो रीतिबद्ध में गिने गए न रीति सिद्ध में गिने गए, उनको रीति मुक्त कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनको रीति मुक्त कवि कहा जाता है दोस्तों। तो हम इनकी सीरियल वाइज बातें करेंगे। पहले काल विभाजन पर चर्चा करते हैं। चौथा काल है आपका कौन सा दोस्तों? आधुनिक काल। चौथा काल कौन सा है दोस्तों? आधुनिक काल। आधुनिक काल का दूसरा नाम हमें गद्य काल भी मिलता है। आधुनिक काल का दूसरा नाम हमें गद्य काल भी मिलता है। समय यदि पूछे तो 1900 से आज तक, 1900 से आज तक। इस तरीके से आप हिंदी साहित्य का मोटा मोटा क्या कर सकते हो? काल विभाजन कर सकते हो। ध्यान दो मेरे दोस्तों, ये क्या कर सकते हो? मोटा मोटा आप काल विभाजन कर सकते हो। क्या कि सबसे पहले आपका आरंभिक यानी कि आदिकाल रहा। आरंभिक काल को एक नाम दिया जाता है क्या? आदिकाल। आदि का मतलब आरंभिक काल, ठीक है। आदिकाल का एक दूसरा नाम है वीरगाथा काल। तत्पश्चात भक्ति काल, भक्ति काल के बाद रीतिकाल, रीतिकाल के बाद दोस्तों गद्य काल। तो हमें काल का पता चल चुका कि हिंदी का विकास इन 4 सीक्वेंस में हुआ, इन 4 सोपानों में हुआ। तो अब हम रचनाओं की चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरंभिक काल या आदिकाल की रचनाएं और उनके रचनाकार दोस्तों। तो हमारी हेडिंग क्या हो जाएगी अगली? क्या बिल्कुल क्रम से ही पढ़ना है तो ही याद होंगे। आदिकाल यानी कि वीर गाथा काल। समय 1050 से 1375 तक। 1050 से 1375 तक। एक तरफ लिखेंगे हम क्या? रचनाकार। एक तरफ क्या लिख लेंगे दोस्तों? रचनाकार। और एक तरफ क्या लिखेंगे? उसकी रचना। एक तरफ क्या लिखेंगे? उसकी रचना। अब दोस्तों यह बात और है कि आदिकाल में भी 3 प्रकार के काव्य लिखे गए थे। आदिकाल में 3 प्रकार के काव्य लिखे गए थे। राज्याश्रित, लोकाश्रित, मनोरंजनाश्रित। क्लियर? राज्याश्रित में भी 3 प्रकार के हैं, सिद्ध, नाथ और जैन। तो हमें उनमें नहीं जाना,
क्योंकि धर्माश्रित, राज्याश्रित और लोकाश्रित यदि हम पढ़ने लग गए तो वह हिंदी साहित्य के इतिहास में घुसना हो जाएगा। हमें इतिहास में नहीं घुसना, हमें तो केवल फैक्ट याद करना है डायरेक्टली, मैथ्स की तरह ट्रिक्स याद करनी है, रटने का है, जीके की तरह फैक्ट है इसमें। तो फैक्ट याद करने हैं कि लिखने वाला कौन है, लिखा उसने क्या है, लिखने वाला कौन है, लिखा उसने क्या है, लिखने वाला कौन है और लिखा उसने क्या है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमें एक एक रचनाकार और उसकी एक एक की रचनाओं का क्या कर लेना है, ब्यौरा ले लेना है कि किसने क्या लिखा है दोस्तों, किसने क्या लिखा है। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 से। इतिहास ग्रंथ लिखना आरंभ हो रहा है, वहीं से आरंभ कर रहा हूं। क्या? गारसा द तासी। सबसे पहले हमने बात की किसकी दोस्तों? गारसा द तासी। नंबर नहीं लगाएंगे, नंबर लगाएंगे तो कितनी गिनती लिखोगे आप हैं। गारसा द तासी, गारसा द तासी की रचना। और गारसा द तासी की रचना क्या है? इस्तवार, जैसे कि अभी मैंने बोल के भी बताया था, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी नहीं करना है, हिंदुस्तानी। क्लियर? यह इतिहासकार हैं, आदिकाल के नहीं है, ये इतिहासकार हैं दोस्तों, इतिहासकार। इतिहासकार जिसकी हमने अभी अभी बात की थी, क्या कि जिन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखना आरंभ किया था, जिन्होंने इतिहास ग्रंथ आरंभ किया था। उसके बाद में आता है शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर आते हैं। कौन आते हैं? शिव सिंह सेंगर, जिनके ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज। क्या नाम है जिनका? शिव सिंह सरोज। जिनका ग्रंथ का नाम क्या है भाई? शिव सिंह सरोज है। क्लियर? शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सेंगर का कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? शिव सिंह सरोज है। उसके बाद में आता है मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं की रचना है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद अर्थात मिश्र बंधुओं की रचना क्या है? मिश्र बंधुओं में 3 हैं, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। हाँ बिल्कुल, श्याम, गणेश और श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और एक सुखदेव बिहारी मिश्र, 3 मिश्र हैं। इनको मिश्र बंधु कहा गया, बंधु यानी भाई, मिश्र बंधु भाई, जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद लिखा था इतिहास ग्रंथ। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र दोस्तों। क्लियर? उसके बाद में आपका नाम आता है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा था क्या? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये किसने लिखा था दोस्तों? जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने लिखा था। किसने लिखा था? जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने लिखा था। उसके बाद में आपके आ जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो लिखा था उसे कहा जाता है हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या लिखा इन्होंने? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। और ये मैं क्यों बता रहा हूं, ध्यान देना, ये इतिहास ग्रंथ हैं सारे के सारे, ये सारे के सारे आदिकाल से भी पहले के ग्रंथ हैं। फिर बोले तो हम आदिकाल में तो जैन साहित्य पढ़ेंगे, बिल्कुल बौद्ध साहित्य पढ़ेंगे, सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे, नाथ साहित्य पढ़ेंगे, सिद्ध नाथ जैनों के द्वारा लिखी गई रचनाएं पढ़ेंगे, वो केवल सेपरेटली आदिकाल की होंगी। लेकिन मैं आदिकाल से भी पूर्व की रचनाओं पर अब एक बार चर्चा करना चाह रहा हूं कि हो सकता है हिंदी के इतिहास में नहीं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में से ये आपको अगर प्रश्न पूछ ले तो आप मेरे दोस्त चिंतित नहीं होंगे, चिंतित नहीं होंगे। क्लियर? एक आता है आपका गणपति चंद्र गुप्त। एक कौन सा आता है? गणपति चंद्र गुप्त। और इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का इन्होंने कौन सा इतिहास लिखा दोस्तों? वैज्ञानिक इतिहास लिखा। अब ध्यान देना, ये नाम
किस तरीके से महत्वपूर्ण है? ये दोनों ऐसे हैं जिन्होंने अपना ग्रंथ कौन सी पद्धति पर लिखा दोस्तों? वर्णानुक्रम पद्धति पर, अर्थात वर्णों के अनुसार क्रम बनाया था। उसके बाद हम दो नाम पढ़ते हैं दोस्तों जो हैं आपके कालानुक्रमी पद्धति के। कौन सी पद्धति है दोस्तों इनकी? कालानुक्रम पद्धति, इतिहास लेखन की कालानुक्रम पद्धति है। उसके बाद में यह है विधेयवादी प्रवृत्ति। यह कौन सी है दोस्तों? विधेयवादी पद्धति की रचना है। और यह आपकी कौन सी है? वैज्ञानिक पद्धति है। कौन सी है दोस्तों? वैज्ञानिक पद्धति। कौन सी पद्धति है दोस्तों? वैज्ञानिक पद्धति, अर्थात इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति पर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन या इतिहास ग्रंथों का लेखन किया है। क्लियर? ये तो कौन से थे आपके? इसको आप चाहो तो यही कह सकते हो क्या? इतिहासकार और उनके रचनाकार, ऐसे लिख लो, इतिहासकार और उनके रचनाकार। ये हेडिंग अभी हम बात करेंगे। इतिहास ग्रंथ व उनके रचनाकार, इतिहास ग्रंथ व उनके रचनाकार। हम अब बात करते हैं आपके कौन से? आदिकाल के। सबसे पहले कौन से? आदिकाल के। अभी इनके नाम मैंने आपसे पहले उल्लेखित कर लिए थे, इनकी ग्रंथ नहीं बताए थे, ये भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं लिख रहा हूं कौन सा दोस्तों? आदिकाल। और आदिकाल को हम दूसरा नाम क्या दे देंगे? वीर गाथा काल। समय 1050 से 1375। 1050 से दोस्तों कौन सा लेंगे हम? 1375 लेंगे। 1050 से कौन सा समय ले लेंगे इसका? 1375 ले लेंगे। 1050 से 1375 में। और अभी इसकी हम रचनाओं की बात करते हैं तो एक तरफ हेडिंग डाल लेंगे रचनाकार और एक तरफ लिखेंगे दोस्तों उनकी क्या? रचना। सबसे पहले एक तरफ रचनाकार और एक तरफ रचना। जैसे कि हम बात करें पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्रबरदाई द्वारा। चंद्रबरदाई द्वारा। चंद्रबरदाई द्वारा क्या लिखा गया दोस्तों? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। केवल महत्वपूर्ण जो है हम उनकी ही चर्चा करेंगे दोस्तों। उसके बाद में आता है जैसे आपका दलपति विजय। दलपति विजय इनका है दोस्तों ग्रंथ खुमान रासो। ये रासो ग्रंथ हैं क्योंकि उस समय रासो रचनाएं लिखी गई थी। रासो ग्रंथ क्यों लिखे गए थे? रास लीला का वर्णन किया गया, राजा को आशी खुश करने के लिए। पृथ्वीराज के समय पृथ्वीराज को खुश करने के लिए, राजा खुमान के समय खुमान राजा को खुश करने के लिए हैं। मधुकर कवि। मधुकर कवि का है जयमयंक जस चंद्रिका। जयमयंक जस चंद्रिका। जयमयंक कौन? जयमयंक जस चंद्रिका है। एक आता है आपका नरपति नालह। दोस्तों नरपति नालह याद आ रहा है? अजमेर के चौहानों में विग्रहराज चतुर्थिया बीसल देव। विग्रहराज चतुर्थिया बीसल देव का यह दरबारी कवि था जिन्होंने क्या लिखा था? बीसल देव रासो। जिन्होंने क्या लिखा था? बीसल देव रासो। 2.5 दिन का झोंपड़ा। बिल्कुल 2.5 दिन का झोंपड़े पर ये वाली चीजें हमारे महत्वपूर्ण हैं। एक है आपके विद्यापति। एक कौन है दोस्तों? विद्यापति। विद्यापति ने क्या लिखा था भाई? विद्यापति ने लिखी थी पदावली, या हम कह सकते हैं विद्यापति की पदावली। विद्यापति पदावली। विद्यापति पदावली। दोस्तों एक है आपके कौन? अमीर खुसरो। एक कौन है दोस्तों आपके? अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो की रचनाएं हैं क्या? खुसरो की पहेलियां हैं। खुसरो की पहेलियां। खुसरो की क्या है दोस्तों? पहेलियां। खुसरो की क्या है? पहेलियां हैं। इसके अलावा हम और बात करें और रचनाकारों के हम नाम लेने चाहें तो दोस्तों आपके जैसे और नाम आते हैं क्या? जगनिक। नाम आता है कौन सा आपका? जगनिक। जगनिक ने लिखा था परमार रासो। जगनिक ने क्या लिखा था? परमाल रासो। परमाल रासो। परमाल रासो लिखा था। जगनिक ने क्या लिखा था? परमाल रासो है। नल सिंह। नल सिंह ने लिखा था हमीर रासो। हमीर। नल सिंह ने लिखा था विजयपाल रासो। विजयपाल रासो दोस्तों। विजयपाल। विजयपाल
विजयपाल रासो, विजयपाल रासो। एक आता है सारंगधर, सारंगधर ने लिखा था दोस्तों हम्मीर रासो, हम्मीर रासो। हम पढ़ते हैं रणथंबोर के चौहान, राजा हम्मीर देव चौहान। सिंह सहन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, त्रिया तेल हम्मीर हट चढ़े ने दूसरी बार। ये लाइन किसकी है? सारंगधर की है। इतिहास में आपने पढ़ा भी होगा, रणथंबोर के चौहान हटीला राजा जिसको कहा गया था दोस्तों। तो हटीले राजा के ऊपर जो लिखा गया रासो काव्य था वह कौन सा था? सारंगधर द्वारा लिखित हम्मीर रासो। सारंगधर द्वारा लिखित कौन सा है दोस्तों? हम्मीर रासो। यह हम्मीर रासो महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यह जिद पर लिखा गया ग्रंथ है, उनकी जिद पर लिखी गई। एक पंक्ति भी आती है, सिंह सहन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार। जब उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करने के लिए एकमात्र कारण यही था कि मेरी शरण में आपका सेनापति आ गया है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको सेनापति नहीं सौंपूंगा। और इसी पर उन्होंने उस राजा से युद्ध किया था और वीर गति को प्राप्त हुए थे, या हम कहें रणथंबोर का साका हुआ था। तो रणथंबोर के चौहान राजा हम्मीर देव के लिए, उनकी जिद के लिए कहा जाता है यह कि सिंह सहन सतपुरुष वचन कदली फलक एक बार, सिंह तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार। विद्यापति की एक विद्यापति पदावली है, एक इनका रचना है कीर्ति लता है दोस्तों, एक इनकी रचना है कीर्ति पताका। ये भी दोनों साथ में आप ऐड कर लेना, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। ये सारे के सारे कौन से हैं दोस्तों? आपके वीर काल, वीरगाथा काल, आरंभिक काल या आदिकाल की रचनाएं, और उनके क्या हैं? रचनाकारों का हमने उल्लेख किया है। मोटे मोटे रचनाकार मैंने आपके साथ साझा कर दिए दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आदिकाल में कौन कौन से रचनाकार हैं? तो चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो, दलपति विजय, खुमान रासो, मधुकर कवि, जयमयंक जस चंद्रिका है, नरपति नालय का बीसल देव रासो, विग्रहराज चतुर्थ। अजमेर के चौहानों में हम पढ़ते हैं विद्यापति की विद्यापति पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, अमीर खुसरो की पहेलियां, खुसरो की पहेलियां। जगनिक का है परमाल रासो, नरसिंह भट्ट का है विजयपाल रासो। नरसिंह भट्ट का क्या है दोस्तों? आपका विजयपाल रासो। और इसके अलावा आपके हैं सारंगधर के कौन? आपका हम्मीर रासो। और अन्य रचनाएं अभी इसकी किसकी? आदिकाल की दोस्तों हैं, आदिकाल की रचनाएं, आदिकाल या वीरगाथा काल, आदिकाल या वीरगाथा काल। समय वही 1050 से 1375, 1050 से 1375 तक। इधर लिख रहे हैं हम कौन? रचनाकार, और एक तरफ हम क्या लिखेंगे? रचना। लिखने वाला कौन और लिखा उसने क्या है? लिखने वाला कौन है और लिखा उसने क्या है दोस्तों? क्लियर? तो जैसे आता है पउम चरियू, नाम सुने हैं दोस्तों आपने? पउम चरियू, नय कुमार चरियू, पउम चरियू और नय कुमार चरियू। ये बहुत अच्छे से समझ में लेनी है दोस्तों इनको, हैं। एक व्यक्ति के नाम होता है स्वयंभू, जिनको हम कह सकते हैं कि जैन साहित्य में इन्होंने राम कथा लिखी थी। जैन साहित्य में इन्होंने क्या लिखी थी दोस्तों? राम कथा लिखी थी, जिनकी रचना का नाम है पउम चरियू, पउम चरियू। हालांकि ये बहुत टफ है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये नहीं पूछे जाते, पर आपको याद रखना है, हैं? धनपाल ने लिखी थी भविष्यदत्त कथा, भविष्यदत्त कहा लिखी थी। कहा को कथा भी कहा जाता है, ध्यान रखना। भविष्यदत्त कहा या भविष्यदत्त कथा जिसकी रचना को कहा गया। एक है आपके नाम राम सिंह ने कहा क्या लिखा था? पाहुड़ दोहा। राम सिंह ने क्या लिखा था दोस्तों? पाहुड़ दोहा लिखा था, हैं। एक आते हैं आपके अब्दुर रहमान, क्या आते हैं दोस्तों? अब्दुर रहमान ने लिखा है संदेश रासक। अब्दुर रहमान ने क्या लिखा है दोस्तों? संदेश रासक लिखा है। अब्दुर रहमान ने क्या लिखा है दोस्तों? संदेश रासक। और जिसकी हमने छंदों में भी बात करी थी, किसने? हेमचंद्र ने लिखा है क्या? हेम छंदोनुशासन, हेम छंदोनुशासन। यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो मैं एस की तरह लिख रहा हूं यह है ए का अवग्रह रूप। यह क्या है दोस्तों? ए का अवग्रह रूप, अनुशासन।
हेम छंदो अनुशासन, हेम छंदो अनुशासन आपके देवसेन के द्वारा रचित रचना का नाम है दोस्तों श्रावकाचार। देवसेन की रचना कौन सी है भाई? श्रावकाचार है। देवसेन ने क्या लिखा? श्रावकाचार लिखा है। देवसेन ने क्या लिखा? श्रावकाचार। एक है आपके नाम शालीभद्र सूरी हैं, शालीभद्र सूरी ने लिखा था भरतेश्वर, भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास हैं। जैसे एक आता है आपका सरहेपा हैं दोस्तों, एक नाम आता है सरहेपा जिन्होंने लिखा था दोहा कोश। क्या लिखा था दोस्तों? दोहा कोश, दोहा कोश हैं, दोहा कोश। एक अन्य नाम आता है दोस्तों सबरपा, अर्थात ये हैं आपके सारे के सारे हम कहें सिद्ध कवि। सारे के सारे क्या हैं? सिद्ध कवि। अभी जो हमने लिखे थे ये ऊपर, ये जो नाम है, ये नाम आपके आ रहे हैं दोस्तों जैन कवियों में। किस में आ रहे हैं? जैन कवियों में। ये कौन है आपके? सिद्ध, सिद्धनाथ और जैन, सिद्धनाथ और जैन। नाथ कवियों में एक नाम आएगा कौन सा? गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ, जिनकी रचना का नाम क्या है? गोरखबाणी, जिसका संकलन किया था पीताम्बरदत्त बड़थवाल ने। अभी हम बात करेंगे उसकी हैं। तो अगला नाम आता है हमारा दोस्तों कौन सा? सबरपा। दोहा को सबरपा का लिखा है चर्यापद। सबरपा ने क्या लिखा था दोस्तों? चर्यापद लिखा था। क्या लिखा था दोस्तों? चर्यापद लिखा था। इसके अलावा अगला नाम जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी अभी, क्या? गोरखनाथ। तो गोरखनाथ की रचना क्या मानी गई है? गोरखबाणी। क्या मानी गई है दोस्तों? गोरखबाणी। क्या मानी गई है? गोरखबाणी। और इसका संकलन, यह बहुत प्रश्न जीके टाइप का प्रश्न है, मैं लिख देता हूं। क्या यह है संकलन? यह है संकलन पीताम्बरदत्त, पीताम्बरदत्त बड़थवाल ने किया। यह संकलन किसने किया था दोस्तों? पीताम्बरदत्त बड़थवाल ने किया था। क्लियर हुआ? तो मुख्य मुख्य हम रचनाओं की बात कर रहे हैं जो आदिकाल की रचनाएं थी। सबसे पहले मैंने आपके समक्ष जो चर्चित लिए वे आदिकाल के रासो ग्रंथ ले लिए। कौन से ग्रंथ ले लिए? रासो ग्रंथ लिए हैं, जिसमें आपके हैं चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, दलपति का खुमान रासो, मधुकर का जयमंक, जसचंद्रिका, विद्यापति का पदावली, कीर्तिलता और कीर्तिपता का रासो में नहीं है, ध्यान देना। यह है रासो नहीं है, ये लोकाश्रित कविताएं हैं, लोकाश्रित रचनाएं हैं, दोनों हैं। अमीर खुसरो की पहेलियां, जगनिका है, परमाल रासो, नरसिंह भट्ट का है, विजयपाल रासो, सारंगधर का है दोस्तों हमीर रासो। उसके बाद में मैंने रचनाओं और रचनाकारों में लिए हैं आपके सिद्धनाथ और जैन, सिद्धनाथ और जैन। तो सबसे पहले आए हैं हमारे कौन से जैन कवि स्वयंभू में? पौमचर्यु, धनपाल, राम सिंह का पाहुड़ दोहा, अब्दुल रहमान संदेश रासक, हेमचंद्र का हेमचंदो अनुशासन है, देवसेन का श्रावकाचार, शालीभद्र सूरी का भरतेश्वर बाहुबली रास। और उसके बाद में हमने दो नाम ऐसे भी लिए हैं जो आपके सिद्ध हैं, सिद्ध सिंह सरहपा दोहा कोश और सबरपा चर्यापद। ये शिष्यों की परंपरा है, सरहपा का सबरपा, सबरपा का डोम्बीपा है। इस तरीके से डोम्बीपा की रचना का नाम है डोम्बी गीतिका। क्या नाम है? डोम्बी गीतिका, डोम्बीपा, ये भी लिख लीजिए। डोम्बीपा की रचना का नाम क्या है दोस्तों? डोम्बी गीतिका, डोम्बी गीतिका, डोम्बीपा की रचना है डोम्बी गीतिका। क्लियर? ये गुरु शिष्य हैं सारे के सारे। ये क्या हैं? जो नीचे चल रहे आ रहे हैं ऑर्डर में, ये गुरु हैं। और नाथ साहित्य में कौन सा मिलता है? गुरु गोरखनाथ। और गोरखनाथ की रचना कौन सी है दोस्तों? आपके गोरखबाणी। गोरखनाथ की रचना कौन सी है? गोरखबाणी। तो ये सारी की सारी रचनाएं कौन से काल की थी दोस्तों? ये सारी की सारी रचनाएं थी आपके आदिकाल की। क्लियर? आदिकाल की मुख्य रचनाएं हो गई। अब हम बात करेंगे दोस्तों किस पर? भक्ति काल पर। किस पर वार्ता करेंगे हमारे साथियों? भक्ति काल पर। भक्ति काल, दूसरा नाम क्या था इसका? पूर्व मध्यकाल। समय है 1375 से 1700। समय क्या है? 1375 से 1700। पहले इसकी रचनाएं और रचनाकार पढ़ें, उससे पहले जिस प्रकार से हमने आदिकाल को दिमाग में एक चार्ट के रूप में प्रस्तुत किया, वैसे ही अब भक्ति काल को रखो। देखो, भक्ति काल की समस्त रचनाओं को हम दो भागों में बांटते हैं। अर्थात भक्ति काल की जो भक्ति हुई थी वह दो प्रकारों की भक्ति हुई थी। कितने प्रकारों की हुई दोस्तों? दो प्रकारों की हुई। एक भक्ति हुई आपके कौन सी? निर्गुण भक्ति।
कौन सी हुई दोस्तों? एक तो निर्गुण भक्ति और एक भक्ति हुई कौन सी? आपके सगुण भक्ति। एक तो भक्ति कौन सी हुई? निर्गुण की भक्ति। निर्गुण भक्ति का मतलब जो भगवान का रूप रंग आकार नहीं मानते, जिनका मानना यह है कि सर्वत्र ईश्वर व्याप्त है, सब जगह भगवान विराजमान है, वो कौन से हैं भाई? निर्गुण काव्य। और सगुण का मतलब है कि जो भगवान की कोई रूप रंग आकार या मूर्ति मानकर पूजा करते हैं, वो कौन से हैं? सगुण भक्ति में। फिर क्या हुआ? निर्गुण भक्ति पुनः दो भागों में बट जाती है। निर्गुण भक्ति पुनः दो भागों में बट जाती है, जिसमें एक नाम आता है दोस्तों ज्ञान मार्गी शाखा। क्या नाम आया? ज्ञान मार्गी। और इस ज्ञान मार्गी का दूसरा नाम हमें मिलता है ज्ञानाश्रयी शाखा। कौन सा मिलता है दोस्तों? ज्ञानाश्रयी शाखा। ज्ञान मार्गी या ज्ञानाश्रयी अर्थात ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अरे भाई, भक्ति काल का उद्देश्य क्या है? ईश्वर का संदर्भ यहाँ है मोक्ष प्राप्ति। क्या है भाई? मोक्ष प्राप्ति की लालसा। सभी कवियों की इच्छा है कि हमें मोक्ष मिल जाए, ठीक। तो उन्होंने दो प्रकार की भक्ति करी। कुछ कवि ऐसे रहे जिन्होंने निर्गुण की भक्ति की, अर्थात उनका मानना यह था कि भगवान का कोई रूप रंग आकार नहीं होता, कण कण में ईश्वर व्याप्त है, ईश्वर को कण कण में आप मान करके चले, हर जगह से आपको ईश्वर देख रहा है। यह होती है निर्गुण की भक्ति, जो भगवान को सर्वत्र मान रहे हैं, कोई रूप रंग आकार नहीं मानते। दूसरे थे कि नहीं, इस मूर्त में भगवान है, मूर्त को ही पूजा करेंगे, बस मंदिर से बाहर आ गए, भगवान से दूर हो गए, मंदिर के अंदर चल गए, भगवान की मूर्ति के सामने बैठ गए, भगवान के पास बैठ गए, वो होते हैं सगुण। फिर निर्गुण में भी दो प्रकार के आए कि दो प्रकार से भगवान की भक्ति करके हम क्या करते हैं, अब दो प्रकार से उन्होंने भगवान की भक्ति की। एक तो क्या था कि ज्ञान मार्ग से, अर्थात हम अपनी जो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी होती हैं उनको ध्यान केंद्रित करके हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी जो निर्गुण शाखा थी वह थी प्रेम मार्गी। कौन सी थी दोस्तों? प्रेम मार्गी। मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने आत्मा और परमात्मा को प्रेमी प्रेमिका के रूप में अभिव्यक्त किया है, जिसका दूसरा नाम मिलता है प्रेमाश्रयी शाखा। जिसका दूसरा नाम क्या मिलता है दोस्तों? प्रेमाश्रयी शाखा। क्लियर? सगुण के भी, फिर सगुण में भी दो प्रकार की भक्तियों ने विकास प्राप्त किया। सगुण में दो प्रकार की भक्तियां कौन कौन सी आई दोस्तों? एक आई राम भक्ति, एक कौन से आए? राम भक्ति काव्य धारा, अर्थात राम मार्गी। कौन से आए? राम मार्गी हैं। और एक आए दोस्तों कृष्ण भक्ति काव्य। एक कौन सा आया दोस्तों? कृष्ण भक्ति काव्य, अर्थात भगवान श्री कृष्ण मार्ग, अर्थात कृष्ण को भगवान मानते हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि भगवान कौन है? राम है, और एक ये कह रहे हैं कि भगवान कौन है? श्री कृष्ण है। राम मार्ग या राम भक्त कवियों का कहना था कि राम की पूजा करेंगे, राम भक्त कह रहे हैं राम की पूजा करेंगे तो मोक्ष मिलेगा, ईश्वर की प्राप्ति होगी। और कृष्ण भक्ति वाले कह रहे हैं कि कृष्ण की पूजा करेंगे, कृष्ण की भक्ति करेंगे तो कृष्ण ही सच्चे ईश्वर हैं, कृष्ण से हमें क्या हो जाएगी? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो भक्ति काल में कितने प्रकार की शाखाएं बन गई दोस्तों? 4 प्रकार की शाखाएं बन गई। कौन कौन सी बन गई? ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम मार्गी और कृष्ण मार्गी। अर्थात ज्ञान और प्रेम तो है निर्गुण भक्ति में, और कृष्ण और राम है सगुण भक्ति में। दो के दो भाग निर्गुण और सगुण के रूप में आपके समक्ष हो जाते हैं। अब इनके महत्वपूर्ण कवि कौन हैं वो भी जान लीजिए। तो ध्यान देना, ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि, ज्ञान मार्गी शाखा के जो प्रमुख कवि हैं दोस्तों, उनका नाम है कबीरदास। प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास। और प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। राम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं दोस्तों? तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। और कृष्ण मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं आपके? सूरदास। कौन है भाई? सूरदास। सीक्वेंस समझ में आ रहा है? अब हम क्या करेंगे, पहले ज्ञान मार्गी कवियों को लिखेंगे, उनकी रचनाएं लिखेंगे, तत्पश्चात प्रेम मार्गी कवियों को लिखेंगे, उनकी रचनाएं लिख लेंगे, उसके बाद हम आपके राम भक्त कवियों को लिखेंगे, उनकी रचनाएं लिख लेंगे, और फिर आपके कृष्ण भक्ति कवियों, जैसे अष्ट छाप के कवि भी कहा गया, 8 कवि जिनको छाप लगी हुई थी, जिनको कृष्ण भक्ति का हम कह सकते हैं स्तंभ कवि कहा जाता है, तो उनका भी हम अब जिक्र करने वाले हैं दोस्तों। तो भक्ति काल के कवि और भक्ति काल की रचनाएं, उनके हम अब चर्चा में लेने वाले हैं। यह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्या कबीर की बात करी जाए तो देखो, कबीर की भाषा कौन सी है दोस्तों? सद्दू कड़ी भाषा है।
सद्दुकड़ी भाषा को क्या कहा जाता है? पंचमेली खिचड़ी। पंचमेली खिचड़ी, क्योंकि कबीर स्वयं क्या थे? अनपढ़ थे दोस्तों। कबीर ने स्वयं ने कहा था, मसी कागज छुयो नहीं कलम गही ने हाथ, कि मैंने शाही और कागज को कभी छुआ नहीं, कलम गही ने हाथ, कलम मैंने कभी नहीं ली हाथ में। फिर कबीरदास जी कहता है, तू जो कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी, कि तुम जो कहते हो वह कागज पर लिखा हुआ ज्ञान बताते हो, और मैं जो कह रहा हूं वह अनुभव का ज्ञान है। कबीरदास जी जगह जगह जाकर के ज्ञान मार्गिका या हम ज्ञानाश्रयी शाखा का क्या करते थे? धर्मोपदेश दिया करते थे। इनका एक शिष्य है जिसका नाम था संत धर्मदास। हैं संत धर्मदास इनका शिष्य था। संत धर्मदास ने क्या किया था? इनकी जो भी इन्होंने उपदेश दिए उनका क्या किया दोस्तों? संकलन किया। संत धर्मदास, शिष्य धर्मदास ने क्या किया? इनकी जो भी उपदेश थे उनका क्या किया? संकलन किया, और संकलन करके एक समग्र ग्रंथ बनाया जिसे कबीर बीजक कहा जाता है। अभी हम रचनाओं में चर्चा करेंगे। क्लियर? और मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत, पद्मावती याद आ रहा है? मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत, पद्मावती वाला। तो इन्होंने जो भाषा काम में ली, बहुत अच्छे से समझना, इनकी तो कौन सी थी? सद्दुकड़ी भाषा। और इन्होंने कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? अवधी भाषा में लिखा। कौन सी भाषा में लिखा? अवधी भाषा में लिखा। तुलसी अयोध्या के राम, तो भाषा कौन सी हो गई दोस्तों? अवधी भाषा। राम कहाँ के? अयोध्या के। अब चाहे रामचरितमानस की बात कर लो, रामचरितमानस की बात कर लो, तो रामचरितमानस तुलसीदास ने जो लिखी हुई है कौन सी भाषा में लिखी? अवधी में। सूरदास किसकी भक्ति कर रहे हैं? श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण कहाँ के? ब्रज के। तो भाषा जाहिर सी बात है कौन सी हो जाएगी? ब्रज भाषा। श्री कृष्ण कहाँ के? ब्रज के। अयोध्या अवधी है, जायसी की भी अवधी। और कबीर की भाषा कौन सी है? पंचमेली खिचड़ी या सद्दुकड़ी भाषा। बहुत बहुत बार इसी प्रकार की परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता रहा है कि अमुक कवि कौन सी भाषा में लिखते हैं। ये कवियों के नाम सभी कवियों के नहीं पूछता, इन महत्वपूर्ण कवियों की पूछता है, क्योंकि दोस्तों ये प्रतिनिधि कवि हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? आपके समक्ष प्रतिनिधि कवि हैं कि कबीर की भाषा कौन सी है? सद्दुकड़ी है। सूरदास की भाषा कौन सी है? ब्रज है। तुलसी की भाषा कौन सी है? अवधी है। जायसी में अवधी, और कबीर की सद्दुकड़ी या पंचमेली खिचड़ी। पंचमेली खिचड़ी तो इसको इसलिए कहा जाता था कि कबीरदास जी जहाँ भी जाते वहीं की लोकल भाषा में अपने उपदेश दिया करते थे। लोकल भाषा में उपदेश दिया करते थे। जैसे वो मथुरा चले गए तो मथुरा की क्षेत्रीय भाषा को उन्होंने अपना लिया है। जैसे कि वो मगहर में चले गए तो मगहर की भाषा, काशी में गए तो काशी की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, आंचलिक भाषाएं हैं, उन्हीं के शब्दों को अपने काव्य या अपने भाषणों में लेते गए और अपना व्याख्यान प्रस्तुत करे, अर्थात अपना ज्ञान या उपदेश देते रहे। और ज्ञान उपदेश जो देते रहे उसी से इनकी भाषा क्या बन गई? पंचमेली खिचड़ी बन गई, अर्थात 5 मेलों की खिचड़ी, मिली जुली रिमिक्स की भाषा बन गई दोस्तों। ठीक है, जिसे सद्दुकड़ी भाषा का नाम भी दिया जाता है। क्लियर? यह तो हो गया आपके भक्ति काल का मोटा मोटा ब्यौरा। अब बात करते हैं हम एक एक रचना और रचनाकार की। क्लियर दोस्तों? तो अब हम हेडिंग डालेंगे वही क्या? भक्ति काल की रचनाएं और भक्ति काल के रचनाकार। भक्ति काल, भक्ति काल वही समय, आपको ये भी याद रखना है, 1375 से 1700। ठीक है, एक तरफ हम लिख रहे हैं रचनाकार और एक तरफ दोस्तों हम लिखेंगे रचना। एक तरफ क्या लिख लेंगे दोस्तों? रचना। लेखक कौन है और उन्होंने लिखा क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कबीर की। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? कबीर की। ग्रंथ का नाम क्या है? कबीर बीजक। और यह किसने संकलित किया था? संत धर्मदास ने। संत धर्मदास ने संकलन किया, क्योंकि कबीर जो उपदेश दिया करते थे, कबीर जो बाणियां हैं, कबीर बाणियां जो हैं वो 3 प्रकार से थी। कबीर बाणियां कितने प्रकार से थी? 3 प्रकार से थी। 3 प्रकार कौन कौन से हैं भाई? दोस्तों ध्यान देना, 3 प्रकारों में आता है साखी, सबद और रमेनी।
साखी, सबद और रमेनी। और इन तीनों का मिला जुला स्वरूप जो है वह किस में मिलता है? आपके कबीर बीजक में मिलता है। कबीर बीजक किसके द्वारा संकलित किया गया है? संत धर्मदास। संत धर्मदास कौन थे? तो इसके लिए भी एक छोटा सा परिचयात्मक लाइन आपके लिए लिख देता हूं। कबीर के शिष्य, कबीर के शिष्य। जाहिर सी बात है कबीर खुद क्या थे? अनपढ़। तो इन्होंने कुछ लिखा ही नहीं। इन्होंने जो भी बात कही मौखिक कही है, और मौखिक बातों को सुन सुन करके इस संत, हम कहें क्या, शिष्य धर्मदास ने क्या किया? उनका संकलन कर दिया। संत धर्मदास ने। कबीर 3 प्रकार की उपदेश दिया करते थे, 3 प्रकार की शैलियां अपनाया करते थे। एक तो थी साखी, दूसरी थी सबद, और तीसरी क्या थी दोस्तों? रमेनी। तीसरी क्या थी दोस्तों? रमेनी थी। क्लियर। अगली बात हम करते हैं। अगली बात कौन है? अगले कवि की हम बात करें, जैसे आपके आते हैं कौन दोस्तों? रैदास। अगला कौन है? रैदास। रैदास की रचना का नाम है क्या? जप्पू जी। क्या नाम है दोस्तों? जप्पू जी। रैदास की रचना का नाम क्या है? जप्पू जी हैं। एक क्या है? असादीवार। असादीवार। एक है रहीरास। रहीरास। एक इन्होंने लिखे हैं सोहिला। क्या लिखे हैं? सोहिले। सोहिले का मतलब हम देशज शब्द में भी इसका अर्थ लेते हैं। सोहिला का मतलब होता है दोस्तों ताने। सोहिला का मतलब क्या होता है? ताना। ताना। क्लियर। फिर उसके बाद में आते हैं दादू दयाल। कौन आते हैं दोस्तों? आपके दादू दयाल आते हैं। दादू दयाल। दादू दयाल की रचना है हरडे वाणी। क्या है? हरडे वाणी। दादू दयाल की रचना का नाम क्या है? हरडे वाणी। दादू दयाल की मुख्य रचना का नाम क्या है? हरडे वाणी। फिर आते हैं रज्जब जी हैं। रज्जब जी। रज्जब जी की रचना सबंगी। रज्जब जी की रचना का नाम क्या है दोस्तों? सबंगी। क्या है? सबंगी। सबंगी अर्थात सभी अंगों को समाहित करे हुए। सभी अंगों को समाहित करे हुए रज्जब जी की रचना है क्या दोस्तों? सबंगी हैं। एक आते हैं आपके सुंदरदास। सुंदरदास जिनकी रचना है दोस्तों सुंदर विलास। सुंदरदास की रचना कौन सी है दोस्तों? सुंदर विलास है। और एक है आपके संत चरणदास। संत चरणदास जिनकी 2 शिष्याएं मानी जाती हैं। बिल्कुल। संत चरणदास जिनकी सहजोबाई और दयाबाई। सहजोबाई ने लिखा था सहज प्रकाश, दयाबाई ने लिखा था दयाबोध। तो हम यह भी लिख देते हैं। चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक। एक तो कौन सी? सहजोबाई। और सहजोबाई की रचना का नाम क्या है? सहज प्रकाश। एक नाम है आपका कौन सा? दयाबाई। और दयाबाई की रचना का नाम क्या है भाई? दयाबोध। रचना कौन सी है भाई? दयाबोध। क्लियर। ये सारे के सारे जो हम रचनाकार ले रहे हैं दोस्तों, ये सारे के सारे रचनाएं और रचनाकार जो हम ले रहे हैं वो कौन से हैं? निर्गुण भक्त कवि। भक्त काल में कौन से? निर्गुण। और निर्गुण में भी कौन से हैं दोस्तों? ज्ञान मार्गी शाखा। निर्गुण में भी हमने कौन सी शाखा पर चर्चा की है दोस्तों? ज्ञान मार्गी शाखा पर चर्चा की। अर्थात निर्गुण काल के ज्ञान मार्ग की चर्चा करने वाले ये सारे के सारे। अब आते हैं निर्गुण काल के कौन से? प्रेम मार्गी कवि। दोस्तों अगले लेते हैं हम कौन से? निर्गुण के भक्ति काल में निर्गुण के प्रेम मार्गी कवि। वही क्या? भक्ति काल की रचनाएं हम लिख रहे हैं। समय बताने की आवश्यकता नहीं। 1375 से 1700। और बात कर रहे हैं कौन सी? निर्गुण की। निर्गुण में हम किसकी बात करेंगे दोस्तों? प्रेम मार्गी शाखा। कौन सी शाखा की बात करेंगे? प्रेम मार्गी। अर्थात जिनका यह कहना था कि प्रेम के मार्ग को अपनाकर ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम के मार्ग को अपनाकर भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। एक तरफ लिख लेते हैं वही रचनाकार, और एक तरफ उनकी क्या ले लेते हैं हम? रचना। एक तरफ क्या ले लेते हैं दोस्तों? उनकी रचना को ले लेते हैं कि कौन से रचनाकार ने क्या लिखी। सबसे पहले महत्वपूर्ण जो प्रेम मार्गी शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं या प्रतिनिधि जिसको माना जाता है वह कौन से हैं आपके? जिसको हम कह सकते हैं जायसी। पूरा नाम मलिक मुहम्मद जायसी।
मलिक मुहम्मद जायसी। और ग्रंथ का नाम क्या है? पद्मावत। ग्रंथ का नाम क्या है दोस्तों? पद्मावत। मलिक मुहम्मद जायसी का ग्रंथ कौन सा है? पद्मावत। इसके अलावा प्रेम मार्ग या प्रेम शाखा के और कवि कौन हैं, तो उनका भी हम उल्लेख कर लेते हैं दोस्तों। जैसे एक आता है कौन आपका? असाइयत। असाइयत के द्वारा रचना लिखी गई है हंसावली। कौन सी रचना है दोस्तों? हंसावली लिखी गई है, हंसावली है। मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद का आपको पता है चंदालोर कथा है, कौन सी? चंदायन। चंदायन मुल्ला दाऊद ने कौन सी लिखी है दोस्तों? चंदायन। एक है ईसरदास। ईसरदास, ईसरदास की है सत्यवती कथा। ईसरदास की रचना कौन सी है दोस्तों? सत्यवती कथा। एक है आपका कौन? कुतुबन। ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, कुतुबन। कुतुबन की रचना का नाम क्या है? मृगावती। कुतुबन की रचना कौन सी है दोस्तों? मृगावती है, मृगावती। बहुत बार पूछता है ये क्या? कुतुबन की रचना, कुतुबन की रचना कौन सी है? मृगावती। क्लियर? ये सुमेलित भी करवा लेता है। कुतुबन, मृगावती, ईसरदास, सत्यवती कथा, मुल्ला दाऊद, चंदायन, असायत, हंसावली और जायसी का कौन सा है दोस्तों? आपके पद्मावत ग्रंथ है। जायसी का कौन सा है दोस्तों? पद्मावत ग्रंथ है। जायसी का पद्मावत ग्रंथ है। यह बहुत महत्वपूर्ण है बिल्कुल। ये जरूरी इसलिए भी है, जो पद्मावत ग्रंथ है, पद्मावत ग्रंथ में हम बात करें रानी पद्मावती, रानी पद्मावती का वर्णन, रानी पद्मावती का वर्णन किया गया है। एक चीज। दूसरी महत्वपूर्ण बात, राजस्थान, दूसरी महत्वपूर्ण बात, राजस्थान इतिहास युद्धों की स्थिति का पता भी इससे चलता है। राजस्थान युद्धों की स्थिति का बोध होता है। क्लियर? दूसरी अगली महत्वपूर्ण बात, प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया है। कौन सी शैली में लिखा गया है? ये प्रतीकात्मक रूप में भी लिखा गया है। प्रतीकात्मक रूप में लिखा गया, ये महत्वपूर्ण है। जीके की दृष्टि से पूछा जाता है, हिंदी में नहीं, जीके में पूछ लेते हैं। जीके में पूछ लिया जाता है, अवधि का साहित्य या अवध साहित्य में पूछ लिया जाता है। भाषा कौन सी है दोस्तों? तो आप कहेंगे क्या? भाषा अवधि है। भाषा कौन सी है? अवधि है दोस्तों। भाषा कौन सी है? अवधि है। और इस संपूर्ण जो पद्मावत रचना में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जैसे हम बात कर सकते हैं आपका कौन? एक तो राघव चेतन ब्राह्मण है दोस्तों, एक तो कौन आपका? राघव चेतन ब्राह्मण, और एक आपका हीरामन तोता। एक आपका कौन? हीरामन तोता। एक है आपके कौन? राजाजी रत्नसेन हैं। राजाजी कौन? रत्नसेन। रानी कौन? पद्मिनी। रानी कौन? पद्मिनी या पद्मिनी हैं। रानी कौन? पद्मिनी। और जगह कौन सी? अगर इसकी शैली की बात की जाए तो यह कड़बक शैली की रचना है दोस्तों। कड़बक शैली की रचना, कड़बक शैली की रचना। हालांकि ये साहित्य के प्रश्न हैं, लेकिन आपको यदि जीके की दृष्टि से पूछ लिया जाए तो मेरे दोस्त घबराने की आवश्यकता नहीं है। रानी पद्मावती या रानी पद्मिनी का वर्णन राजस्थान के युद्धों की स्थिति का इसमें बोध होता है, जो कि प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया है, जिसमें आसुरी बुद्धि, सांसारिक बुद्धि, सात्विक बुद्धि, काया, मन, चेतन सबकी बातें की गई है। महत्वपूर्ण भूमिका राघव चेतन ब्राह्मण और आपके हीरामन तोता की होती है। राघव चेतन ब्राह्मण जिसने असुरी शक्ति को बताया था रानी पद्मिनी के सौंदर्य के बारे में, और हीरामन तोता जिसने यह सूचना दी थी कि रत्नसेन तुम्हें लेने आ गए हैं, और पद्मिनी वहां से भागने के प्रयास में रहती है। तो इस प्रकार से जो आपका एक प्रकार से रानी पद्मिनी जा करके रत्नसेन से मिलना चाह रही है, मिलने स्वयं नहीं जा पाती, तो उन्होंने हीरामन तोते के माध्यम से अपना सारा संदेश लिख करके भेज दिया था। लिख करके सारा संदेश उस हीरामन तोता के माध्यम से भेज दिया गया था। राघव चेतन ब्राह्मण एक आसुरी शक्ति का रूप है, आसुरी शक्ति की भूमिका का निर्वहन करता है। हम ये कह सकते हैं सह खलनायक की भूमिका इस व्यक्ति ने निभाई है दोस्तों। क्लियर? तो ये सारे के सारे कौन से हैं? निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा
शाखा के संपूर्ण की भाषा कौन सी होगी दोस्तों? तो आप ध्यान रखना, इन संपूर्ण की भाषा अगर आपसे पूछी जाए तो अवधी भाषा है। संपूर्ण की भाषा कौन सी है? अवधी भाषा है। हाँ, एक जरूर आपका इस असाहित की भाषा अगर आपसे पूछी जाए तो यह राजस्थानी भाषा में है। असाहित कौन सी भाषा में है भाई? यह राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। असाहित कौन सी भाषा में लिखा गया है दोस्तों? यह राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। और बाकी सारे के सारे कौन से के हैं? अवध के हैं। अवधी भाषा के साहित्य या अवधी भाषा के प्रेमाश्री का शाखा के रचनाएं और आपके समक्ष रचनाकार प्रस्तुत किए हैं। ये भक्ति काल के 2 शाखाएं हो चुकी। भक्ति काल की 2 शाखा कौन कौन सी? 4 में से ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति में हम ज्ञान की बात कर चुके हैं। प्रेम मार्गी कवियों और उनकी रचनाकारों की बात कर चुके हैं। दोस्तों हम अब बात करेंगे अगली कक्षा में। अगली कक्षा में हमारी बात होगी दोस्तों आपके सगुण भक्त कवियों में। सगुण भक्ति में हम पहले बात करेंगे आपके कृष्ण भक्त की और एक है आपके राम भक्त कवियों की। तत्पश्चात हम बात करेंगे रीतिकाल की और फिर हमारी वार्ता होगी दोस्तों आधुनिक काल पर। क्लियर? तो दोस्तों आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे इसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए। अभी रचनाएं और रचनाकार पूर्ण नहीं हुए हैं भक्ति काल के, जो हम निर्गुण भक्ति पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे भक्ति काल की निर्गुण के बाद में सगुण भक्त कवियों की धारा के साथ हम पुनः आपसे मिलेंगे, पुनः आपसे साझा होंगे। तब तक के लिए आप इनका बार बार दोहरान करें, अभ्यास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।